नमस्कार, मेरा नाम आजाद कबीर है। आप देख रहे हैं नियो इंडिया न्यूज। बिहार में सियासत गरमाई हुई है और जो गर्मी भी है वो 40 डिग्री पार है। अब सवाल ये है कि जो एक तरफ सियासत का जो तापमान है, एनडीए गठबंधन और दूसरा इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों के बीच में 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो बाजी कौन मारते हैं ये आपको 4 जून को पता लगेगा। लेकिन फिलहाल अभी तीसरे चुनाव के चरण में, चुनावी यात्रा में नियो इंडिया न्यूज़ हम पहुंचे हुए हैं सुपौल में। ये सुपौल लोकसभा सीट है और हम आपको बता दें कि ये जो तीसरा चरण है, बिहार में 5 सीटों पर चुनाव हो रही है। सुपौल, खगड़िया, अररिया, मधेपुरा, झंझारपुर, ये 5 सीटें हैं। पहले चरण में, दूसरे चरण में चुनाव हो चुकी है। अब जो है 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होना है। 5 मई को प्रचार थम जाएगा शाम को 5 से 6 के बीच में। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है सुपौल लोकसभा सीट, और ये जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ पे सारी जनता आपको दिख रही है, ये आरजेडी कांग्रेस का कार्यालय है, इंडिया अलायंस का ये कार्यालय है। अब एक एक करके हम सबका पहले परिचय ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे कि इस बार बिहार में किसकी सरकार, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार, तेजस्वी लालू राहुल गांधी की सरकार या नीतीश मोदी की सरकार। तो सबसे पहले परिचय ले लेते हैं। सर, नाम बताइए अपना। नरेश कुमार मिश्रा। नरेश जी, किस पार्टी से, किस संगठन से हैं? मैं उपाध्यक्ष हूँ जिला कांग्रेस कमेटी सुपौल का। सुपौल के आप जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। राजनीति से कितने समय से जुड़े हुए हैं? राजनीति से करीब 25 साल से। चलिए बातचीत हम आगे बढ़ाएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रंजीत कुमार रमन, सदर प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल सुपौल। आप आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, सदर ब्लॉक अध्यक्ष? जी, प्रखंड अध्यक्ष सुपौल सदर के। नाम क्या बताया? रंजीत कुमार रमन। जी, आपका शुभ नाम? शमीम अहमद खान। शमीम साहब, आप कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस से। तो क्या कोई पद वगैरह? हाँ, हम लोग 40 वर्षों से पद ही पद 40 वर्षों से कार्य करते हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुशील कुमार यादव, राष्ट्रीय जनता दल कोसी मुक्ति संघर्ष समिति का सेक्रेटरी, जो कोसी इलाके में मैं चलाता हूँ। कोसी का तो नाम बहुत बड़ा नाम है। जी जी, कोसी मुक्ति संघर्ष समिति मेरा संगठन है, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। साथ साथ मैं राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य हूँ। दो संगठन, दो पार्टी से आप जुड़े हुए हैं? जी हाँ, जी। आपका शुभ नाम? रमन कुमार शर्मा। हम कांग्रेस का हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे आप अपना नाम? मेरा नाम सोनू आज़ाद और जो है सुपौल ब्लॉक का जो है कांग्रेस का मीडिया प्रभारी हूँ। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी है। यहाँ पे पीछे सब कार्यकर्ता हैं, चचा हैं और समर्थक हैं, और इधर पीछे चचा है। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद उस्मान आज़ाद, कांग्रेस प्रखंड उपाध्यक्ष। अच्छा, प्रखंड के यानी ब्लॉक के उपाध्यक्ष। जी। और यहाँ पे युवा साथी हैं, क्या नाम क्या है? जी, अजीत कुमार यादव। अच्छा, आरजेडी कांग्रेस? जी, आरजेडी। अभी तो सब एक साथ हो गए? जी, सब साथ हैं। चचा, आप कार्यकर्ता है सत्यनारायण मंडल, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के हम राजद के जिला अध्यक्ष थे। जिला अध्यक्ष पहले। पुराने हैं, लोग हैं। चचा, अपना नाम भी बता दीजिए। मोहम्मद मुस्तफा कमाल, कांग्रेस का। जी। तो चलिए, ये परिचय का जो सेशन है ये पूरा हो गया है। आप सबको आप जान चुके हैं। वो चचा हैं इधर, ये भी बैठे हुए हैं। आप लोग भी नाम बता ही दीजिए अपना अपना। मेरा नाम मोहम्मद बदरुद्दीन साहब जी, कांग्रेस कार्यकर्ता। रामकेश राम और कांग्रेस का कार्यकर्ता सहरसा से। मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्ला, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जी जी, आ जाइए इधर। अब आपने ये देख लिया, सबको आप जान चुके हैं। कोई ब्लॉक के अध्यक्ष है, कोई जिला अध्यक्ष पूर्व में है, कोई दो संगठन के, कोसी के और आरजेडी के जिम्मेदार लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। शमीम साहब 40 साल पुराने कार्यकर्ता। नरेश जी हैं यहाँ पर, जिला में सुपौल में उपाध्यक्ष हैं। रंजीत जी हो गए, और मीडिया प्रभारी हमारे युवा साथी यहाँ पे
मौजूद है। अब सवाल पे आ जाते हैं, मुद्दे पे, कि 4 जून को 40 सीटें किसके खाते में जा रही है? इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के खाते में या एनडीए नीतीश मोदी के खाते में? पहले शुरू कर लेंगे, सबसे सीनियर हैं, आप ही से शुरू कर लेते हैं। किस तरफ हवा है? बिल्कुल हवा स्पष्ट है बिहार में। 10 साल के नरेंद्र मोदी के शासन से त्रस्त होकर के महंगाई, बेरोजगारी, किसान की बेबसी, किसान की भुखमरी, किसानों की हत्या, खाद बीज की इतनी महंगाई के चलते सारा देश परेशान है, नौजवान परेशान है। जहां आप देखें वहीं व्यक्ति परेशान है। डीजल, पेट्रोल, सारा महंगाई से लोग त्रस्त है। ये सारी समस्या बिहार में भी है यथास्थिति? ये समस्या बिहार नहीं, पूरे देश की समस्या है। और खास करके बिहार में जो 17 महीने की जो सरकार थी, जो जिसमें तेजस्वी जी, इंडिया अलायंस कांग्रेस के सभी साथी नीतीश जी के साथ जो सरकार चलाई, 17 वर्ष बनाम 17 महीना जो हुआ, और इनका जो युवा कार्य करने का जो शैली है, जो नीतीश कुमार कह रहे थे, जो बिहार में नौकरी कहाँ से होगा, पैसे आप अपने पिता के घर से, जेल से लाओगे, लालू ये तेजस्वी जी पर बड़ी सदन में बोल रहे थे। और वही तेजस्वी प्रसाद जिसको काम करने का क्षमता है और अपने काम करने की क्षमता से, प्रभाव से, वही नीतीश कुमार जी से, उसी के कलम से 5 लाख नौकरी दिलवाने का काम किया, और 3 लाख नौकरी का जो है वह कार्याधीन था। तब तक में ये दल बदलू और पलटू ने पलट दी, और ये फुटबॉल के तरह काम कर रहे हैं, कभी इस प्लेयर के, कभी मैन के पास, कभी लेफ्ट के पास करते रहते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि ये 17 महीने की जो सरकार तेजस्वी यादव की रही है वो बनाम 17 साल रही है, और इस एनडीए और 17 साल गठबंधन की जो सरकार रही है वो साफ और स्पष्ट दिखता है। जो पूरे देश में नहीं, विश्व में मैं कहना चाहूँगा, जो 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया हो, तो आप तो मीडिया बंद हुआ, आप पूरे देश में समाचार लेते हैं, संकलन करते हैं। आप ही बताएं, ऐसा कोई राज्य है भारत में जहां 5 लाख नौकरी एक साथ दिया गया हो 15-17 महीने में? तेजस्वी यादव कह रहे थे भरी सदन में कि ये ना असंभव है, कैसे हो पाएगा? तो संभव तेजस्वी नहीं, हाँ तेजस्वी जी ने संभव करके दिखाया, नीतीश जी कह रहे थे असंभव है, जी कह रहे थे जी जी जी, तो यानी तेजस्वी यादव जी ने संभव करके दिखा दिया। ये आ रहा हूं मैं आपके पास, और मेहमानों को चर्चा में ले लें। ये कांग्रेस ने पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, और फिर उसके बाद न्याय जोड़ो यात्रा शुरू हो गई। क्या कहना क्या है इस बार? लगता है कि मोदी जी की सरकार आ रही है या जा रही है? राहुल की वापसी हो रही है? राहुल गांधी ने जी आज़ादी के लड़ाई में जो योगदान महात्मा गांधी जी का था, जिन्होंने पदयात्रा करके पूरे भारत की परिक्रमा की और लोगों में जागृति पैदा की, उसके बाद राहुल गांधी एक ऐसे शख्स निकले हैं इस हिंदुस्तान में जिन्होंने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की यात्रा करके लोगों के हाल को जाना, भारत की स्थिति को जाना, और भारत के रहन सहन को जाना, भारत की धार्मिक एकता को जाना, सामाजिक एकता को जाना। न्याय यात्रा उनकी काफ़ी सफल यात्रा रही है, और लोगों में उनका आकर्षण बढ़ा है, उनके प्रति समर्थन बढ़ा है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी की सरकार का इस बार तो जाना तय है। ये भारत के लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार नरेंद्र मोदी की विदाई। तो आपको लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी और न्याय यात्रा थी, दोनों ने है ना राहुल गांधी की छवि जो आपके भाजपा ने बना दी थी, वो इस बार है ना जनता समझ गई है, जनता परिवर्तन चाह रही है? क्या कह रहे हैं? निश्चित रूप से परिवर्तन चाह रही है, और कल तक जो लोग राहुल गांधी को पप्पू, अप्पू, गप्पू कहते थे, आज जनता उन कहने वालों को पप्पू, गप्पू, अप्पू, लप्पू सब बना दिया, और परिस्थिति पैदा कर दी है कि आज नरेंद्र मोदी कहीं मुंह दिखाने के लिए। यानी कहने का मतलब ये है कि है ना दिल्ली का जो केंद्र की जो कुर्सी है वो राहुल गांधी ने हवा टाइट कर रखी है, या बिहार में तेजस्वी यादव ने कर रखी है? निश्चित रूप से राहुल गांधी के मार्गदर्शन में सभी घटक दलों ने अपने अपने क्षेत्र में हवा टाइट कर दी है नरेंद्र मोदी की। और भी लोगों को, मेहमानों को हम चर्चा में शामिल कर लेते हैं। शमीम जी, कांग्रेस से 40 साल से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन है इस बार, राहुल जी की वापसी हो रही है? बिल्कुल वापसी हो रही है। एक कारण क्या होगा वापसी होने का? कारण तो आपको दिखाई दे रहा है,
हिंदुस्तान में कानून संविधान सब बदलने की बात हो रही है, तो लोगों के दिमाग में संविधान जो बदलने की बात और डिक्टेटर बनने की बात जो है, ये पूरे हिट किया लोगों के दिमाग में। और जब लोग हिंदुस्तान 75 साल आज़ादी के हो गए, तो 75 साल में यहाँ का लोग मैच्योर्ड हो गया, आज़ादी को समझता है और हर ये परिवर्तन चाहता है, इसीलिए वोट जो है। बिहार में आप क्या देख रहे हैं? बिहार में 40 सीटों में क्या होने जा रहा है? बिहार में 40 सीटों में मैंने 9 सीटों का पोजीशन देखा है। मुझे तो नहीं लगता है कि इन लोगों की भाजपा की या यूनाइटेड की अच्छी स्थिति है। स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है। परिवर्तन के लिए लोग वोट डाला है। मेहमान हमारे साथ हैं कोशी संघर्ष समिति से और आरजेडी से। सर, क्या होने जा रहा है? एक तरफ तेजस्वी यादव ने भरी सदन में जिस दिन स्पीकर साहब को हटाया जा रहा था, सत्ता कहां से कहां जा रही थी, यानी आरजेडी और जेडीयू का जो अलायंस था वो टूट करके वो जा करके भाजपा से मिल गए। और हमने देखा कि सभी ने, पूरे भारत ने देखा, बिहार ने देखा कि स्पीकर साहब हट रहे थे। तो फिर उस महफिल में तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जो असंभव कह रहे थे वो हमने संभव करके दिखाया, युवाओं को नौकरी करके दिखाई। 17 महीने में हमने 17 साल की सरकार पे भारी रहे हैं। इस पे आपके क्या विचार? निश्चित रूप से हमारे तेजस्वी जी जो बिहार के अभी नेता हैं, उन्होंने जो एक बुजुर्ग आदमी जो हमारी अभी सरकार चला रहे हैं, इनका जो अपना तजुर्बा था, जो चलने का अपना तौर तरीका था, उस तरीका को हमारे तेजस्वी जी ने नया आयाम देने का काम किया। इन्होंने कहा था अपने चुनाव मैनिफेस्टो में, जब एमएलए का चुनाव हो रहा था, मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। और इन्होंने जब नीतीश कुमार जी से साझा किया कार्यक्रम, तो पहला इसका था कि हमने जो कहा था लोगों को उस चीज को पूरा करें। और बड़ी बहादुरी से इन्होंने नीतीश कुमार को आगे करके और लोगों को जो है सो नौकरी देने का काम किया। आज कोई गांव नहीं है, जो कस्बा नहीं है, जहां लड़के लड़कियां नौकरी मिली है और उसके घर में खुशहाली आई है। ये परिवर्तन आप जब गांव देहात जाएंगे तो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ये परिवर्तन हमारे तेजस्वी जी ने करने का काम किया, जो 17 महीना में इन्होंने दिखाने का काम किया। ये सबसे बेहतर बात है। यहां जो हालात हमारे मोदी जी ने, जो आपने प्रश्न नहीं कहा, मैं सबसे बड़ा प्रश्न यहां यह है कि 10 साल पहले और 10 साल के बाद देश में जो 10 साल पहले की हालात थी, नौकरियां लोग को मिल रही थी, सेंट्रल से लोग जॉब में जा रहे थे। हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चे जो पढ़ते हैं, गांव देहात के गरीब गुरबा के लोग जो पैसा लगा करके अपने बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं, उनके मन में एक ही जज्बा रहता है कि कल मेरा भी बेटा कोई न कोई अफसर बनेगा, जिस लायक होगा निश्चित रूप से वो बनेगा और अपने घर में खुशहाली लाएगा, उसका जीना बेहतर होगा, संपन्नता घर में आएगी, हम लोग खुशहाली से जिएंगे। ये सबों की मानसिकता थी। लेकिन 10 साल में इन्होंने जो कहा था, मैं बेरोजगारों को 2 करोड़ बेरोजगारों को हर वर्ष नौकरी देने का काम करूंगा, ये 10 साल में यानी 20 करोड़। अंदाज कीजिए, अगर मोदी जी 20 करोड़ लोगों को आज बेरोजगारों को नौकरी दिए रहते, इस देश का हालात क्या रहता। इन्होंने नौकरी को समाप्त कर दिया, जो आप जानते हैं। और तमाम पत्रकारिता करने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं, तमाम मीडिया कर्मी के जो लोग हैं, जो इनके विरोध में बोलते हैं, उन पर भी ईडी लगाते हैं, उन पर भी सीडी लगाते हैं, उन पर भी तानाशाही और गुंडा के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता। पत्रकारिता करने वाले भाइयों को भी, जो देश में जो हालात है, ये इमरजेंसी का हालात पैदा कर दिया है। ये डरावनापन, ये दहशत फैलाओ, ये भ्रष्टाचार, दबंगता, जो पहले लोग कहते थे वो काम राजा का जो शासन होता था, जो विरोधी है उसको कुचलने का काम करूंगा, उस तरह का हालात ये देश में पैदा कर दिए हैं। जो नेता विरोध में बोलते हैं उनको ये कुचलने का काम किया, चाहे ईडी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से इनके द्वारा उनको प्रताड़ित करने का काम पूरे देश के नेताओं को किया गया, जो नेता इनके विपक्ष में बोलते हैं। बहुत बड़ी बात
बात यहाँ पर निकल करके आई है कि आपने बोला कि जो मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी, यानी 10 साल में वो नौकरियां जो है वो 20 करोड़ नौकरियां दे देनी चाहिए थी। तो आपने कहा कि एक तरफ इनका भाजपा का जो है एनडीए का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एनडीए वाले भी आरोप लगाते हैं, जैसे कि आरजेडी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ना 10 साल जो लालू जी का शासनकाल रहा वो एनडीए का आरोप है, वो जंगल राज कहते हैं। इसमें क्या एमपी का भाई साहब चुना है, आप पूरे देश के हालात के बारे में बात करें। 70 साल में जितने भी प्रधानमंत्री हुए भाई साहब, कोई भी प्रधानमंत्री किसानों को रोंदने का काम नहीं किया, पूरे देश के जमीन को बेचने का काम नहीं किया। जब किसान अपनी फरियाद लेकर के इनके पास जाते हैं तो पूरे दिल्ली को घेरने का काम किया और किसानों की बात नहीं सुनी। 7 से 800 के बीच में किसान अपनी आत्महत्या या वो मर गए, शहादत हो गए, लेकिन इनके शरीर पर जू तक रेंगने का काम नहीं हुआ। पूरे देश में पूंजीपतियों की व्यवस्था कर दी। आपसे मैं जानना चाहता हूं, 36 रुपए जो मोबाइल चार्ज होता था मेरा, वो आज 239 रुपया में होता है और हर घर से 1 से 1,500 2,000 रुपया ऐंठने का काम करता है। ये कहते हैं विकास की बात, बीएसएनएल इसका फेल है। जो बीएसएनएल का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होता है, वो फेल है। और जो इसके अलावा का टावर है, उसका खेल पूरे इंडिया में व्यापक पैमाने में चल रहा है। अडानी जी हजारों अरबों खरबों रुपया उसको आप माफ करते हैं, देश के गरीब गुरबा जनता को आप नहीं देखते हैं, जिनके तन पर बस्तर नहीं है, जिनके ऊपर छत नहीं है, उनको आप नहीं देखते हैं और कहते हैं कि हम बहुत विकास कर ले। वो कह तो रहे नहीं, वो कह तो रहे कि 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं ना, आपका पेट तो भर रहे हैं। 5 किलो और क्या चाहिए साहब? 5 किलो अनाज किस तरह का विकास चाहिए? 5 किलो अनाज से पेट भर तो रहा है। 5 किलो अनाज से अगर पेट भरता तो मैं नरेंद्र मोदी जी को 5 किलो अनाज देता हूं और बाकी का जितना पैसा वो लेना बंद करे। तमाम नेता बीजेपी के जितने भी नेता है उनको 5 किलो में अनाज देता हूं, तमाम पैसा छोड़े, वो वेतन का पैसा छोड़ेगा ना। और आपको मैं कहता हूं, हिंदुस्तान के पैमाने पर जो गुंडागिर्दी, जो शोषण दोहन, जो भ्रष्टाचार, जो महंगाई इन्होंने जो लाया है 10 साल में, लोगों को लाचार से लाचार भी हिसाब कर दिया है। ये सबसे बहुत आपके अनुसार यहाँ पे स्थिति जो 10 सालों में वो ठीक नहीं रही है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा। हाँ, सवाल ले लीजिए। 1 अरब 40 करोड़ का देश है, एक भी फैक्ट्री लगाया, एक भी विकास का काम किया? पूरे भारत की हम बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम अभी बिहार की बात करेंगे, क्योंकि बिहार में जो है इंडस्ट्री की अगर हम बात कर ले, अभी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने बिहार में हवा टाइट कर दी है भाजपा की, मोदी जी की। कैसे? इस तरह से तमाम गरीब गुरबा जो आप भाषण में झूठ बोलते थे, तो सबसे पहले तेजस्वी जी जो हमारे आते हैं, बीजेपी मतलब झूठा पार्टी बोलते हैं कि झूठ बोलता है ही, जो बात बोलता है करता नहीं, न करेगा ही। और झूठ बोल करके तुमसे ठगने का जो काम किया है 10 साल में, वो झूठापन नहीं चलेगा, इसलिए ये हवा टाइट कर दिया है कि अब झूठ नहीं चलेगा। यहाँ पर जो नीतीश जी ये इंडिया अलायंस से यानी आरजेडी से जुड़ संबंध को तोड़ करके उधर चले गए, तो क्या इससे लोकसभा में फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा? क्या इनको नुकसान होने जा रहा है। ये महागठबंधन को फायदा मिलेगा। महागठबंधन को फायदा मिलना है, नीतीश जी को फायदा या नुकसान? उनको नुकसान है। तमाम लोगों ने चरित्र उनका देखा। कल भी जो मधेपुरा में भाषण देते, कल भी उनकी जबान फिसली। इससे पहले जब मोदी जी के मंच पर फिसले, उसके पहले जो सब फिसले, तमाम जगह फिसल रहे। इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कुर्सी के साथ फिसलते हैं, जबान से भी फिसलते हैं। वो फिसल रहे हैं, अब उनकी स्थिति ठीक नहीं है उनकी स्थिति। वो बीमार। मैं आ रहा हूँ। ये क्या विचार है? मैं अभी सवाल ले रहा हूँ, क्या विचार है? नुकसान होगा, फायदा होगा? नौटा मधेपुरा लोकसभा में नौटा एक कल की बात है क्या? जी, कल की बात है। तो उनकी जबान जो फिसलने की बात हो रही है, तो उसमें उन्होंने कल कहा कैंडिडेट का, वहाँ नाम है कैंडिडेट का दिनेश चंद्र यादव, उन्होंने कहा दिनेश चंद्र ठाकुर। तो बताइए, जब नाम वो सही ढंग से नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो मेंटलिटी डिस्टर्ब है या नहीं? आप ही से पूछता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये एनडीए के साथ जाके इन्होंने बहुत आत्महत्या कर लिया। मतलब आपको लग रहा है कि कोई डर है मन में?
बहुत डर है। ठीक है, ये डर की बात आ गई है तो यहाँ पे आपके क्या कहते हैं साथियों ने यहाँ पे बातें उठाई कि फिसल रहे हैं हर जगह, तो कुर्सी लेकर के फिसल रहे हैं, जवान से फिसल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए ये तो उनका फिसलना घबराहट वो दर्शा रहा है, हार की घबराहट उसको साफ साफ बिहार में नजर आ रहा है। हार दिख रही है। और दूसरी बात उनको उम्र का असर है, और उन्हीं के बीजेपी के सम्राट चौधरी जी कह रहे थे इसको जब साथ नहीं थे, मेमोरी लॉस, तो बिल्कुल साबित उनके वचन जो था वह साबित हो रहा है, ये मेमोरी लॉस है और जो परिलक्षित हो रहा है। कल उन्होंने सभा में बोल रहा था देवेश चंद्र ठाकुर, फिर कोई बगल से आवाज दिया, कहता है दिनेश चंद्र ठाकुर, फिर कहता है कोई तो कहता अच्छा दिनेश चंद्र सब जादवे है जी, हम तो ठाकुरों का बात करता। बताइए ऐसा कन्फ्यूज, वो 5 चिलम गांजा पी के भाषण करते हैं, वो नशा शराबबंदी नशाबंदी की बिहार में क्या बात, खुद गांजा पीता है, नहीं तो उसका टेस्ट करवा ले, DNA टेस्ट करवा ले वो गांजा पीते हैं कि नहीं। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उनके उम्र आरोप नहीं है, सही है, और उनके कई विधायिका कही है, जब बीजेपी अलग थी। सबूत है आप? सबूत है, क्लिप में दिखा सकता हूँ। एक बीजेपी नेत्री विधायिका बोली थी जब ड्राइंग रूम जाते हैं विधानसभा से तो पहले गांजा मारते हैं 5 चिलम, तब आके बोलते इसका शरीर बदबू करते रहता है गांजा की तरह। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बयान है, आप बयान खंगाले बिहार में। एक ये प्रखंड अध्यक्ष है, कौन से प्रखंड से? क्या हो रहा है, कांग्रेस जो है केंद्र में आ रही है? 100%। क्या कारण क्या है जो केंद्र में वापसी हो रही है? क्योंकि ये जो है कांग्रेस इसलिए आ रही है कि ये लगातार झूठ बोल करके अब तमाम जनता को ठगने का काम किया है। वह ठगी नहीं चलेगी। 2024 में कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बहुत बड़ी बात। यहाँ पे युवा मीडिया प्रभारी को भी शामिल कर ले रहे हैं। युवाओं को बिहार में क्या चाहिए जो अभी तक मिल गया है या नहीं मिला है? अच्छा देखिए, सबसे पहले आपके सवाल से पहले आपने हवा की बात की थी, तो यहाँ सुपौल लोकसभा से लेकर हमारे पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीट से लेकर पूरे तमाम देश भर में जो है अभी जो है इंडिया का जो है हवा चल रही है। और आपका जो है युवा के जो है सवाल था, तो इसमें देखिए हम युवा हैं और जो है हम लोगों को 2014 में जो है नरेंद्र मोदी जो है सरकार बनाने से पहले उन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ गवर्नमेंट नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन जो है वह जो हमको रोजगार देने से ज़्यादा जो है वह हम लोगों से रोजगार ले लिए हैं। तो हम लोग को युवा कहाँ जाएंगे? पूरे जो है देश भर में आज़ादी से लेकर के अभी तक में 40 वर्ष का रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है हमारे देश में जो है अदर जो कंट्री जो है जो हमसे पीछे था वहाँ जो रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन जो है हमारे देश में जो है नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बात करते हैं, लेकिन जो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा जब हम युवा को जो है रोजगार नहीं देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएगा, तो हम लोग युवा क्या कैसे आगे बढ़ेगा देश? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर दी, आपने तो इंडस्ट्री की भी बात बिहार में नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए, लगेगा तभी तो मान लीजिए युवा को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री होगी तो जी नहीं है यहाँ। जी, जब यहाँ गवर्नमेंट नीतीश जी बदलाव लाए? नहीं, नीतीश जी के जो है काम से जो है कोई बदलाव नहीं। हमारे जो है अभी जो है युवा साथी जो है तेजस्वी यादव जो उनसे कुछ उम्मीद है, जिस तरह से उन्होंने जी जिस तरह से उन्होंने 17 महीना में रहते हुए जो काम किया वह जो है नीतीश कुमार 17 साल में नहीं किया, और उसको अगर 70 साल और भी दे दिया जाएगा फिर भी उसका आधा अधूरा काम भी नहीं कर सकता। जिस तरह से 1 मिनट जिस तरह से 17 महीना में हॉस्पिटल में जो है इलाज पहले नहीं होता था, अभी जो है उन्होंने 60 दिन का जो है टाइम मांगा था पूरे बिहार वासियों से, और जो अभी जा करके देख लीजिए तेजस्वी यादव की देन है कि हॉस्पिटल में अभी भी थोड़ा इलाज होता है, और जब से फिर से भाजपा की सरकार आई फिर से हॉस्पिटल पहले जैसे हो रहा है, स्थिति में चला गया। यहाँ पे देखिए आपने सुना कि जो तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने तो वो बहुत बदलाव लेकर के आ गए। दो चीज़ों पे काम किया, एक युवाओं को रोजगार देने में और एक स्वास्थ्य पे। आप कांग्रेस से हैं, इंडिया अलायंस से है। राहुल गांधी की जो है दिल्ली में सरकार, केंद्र में सरकार बन रही है, एक कारण क्या होगा? इसका कारण यही है कि 10 साल जो जनता परेशान है, महंगाई, हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या 10 साल जो झेले हैं, सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो बेरोजगारी का है। अभी मोदी जी 10 साल शासन में रहे, जो वादा किए कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, पूरा नहीं हुआ, उस पर चर्चा हो गई। अभी बिहार में क्या चाहिए? एक बड़ा चीज बिहार में हम देश की बात कर रहे हैं, हम बिहार की कर लीजिए। अभी बिहार, यहाँ पे अपने बिहार की जनता की बात कर। बिहार में रोजगार चाहिए, महंगाई कम चाहिए,
गैस सिलेंडर अभी तेजस्वी यादव बोले हैं कि 500 रुपये सिलेंडर मिलेंगे, महंगाई कम होगी, युवाओं को रोजगार देंगे, यही चाहिए। ये चाहिए जी बिल्कुल चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य भी चाहिए। जी जी। ठीक है, अब हम शो को समाप्त करेंगे, उससे पहले एक एक लाइन हम सबसे ले लेंगे, क्योंकि ये सुपौल में हम बैठे हुए हैं और लोकसभा सीट सुपौल है। 2 कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी से चंद्रहास चौपाल जी और दूसरी तरफ दिलेश्वर कामत हैं एनडीए प्रत्याशी। तो अब यहाँ पे टक्कर किसकी है, हवा किसकी है, एक एक वहाँ से शुरू करेंगे। कौन, कैमरा यहाँ पे घुमा दो, कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है यहाँ पे? ये चंद्रहास चौपाल। चंद्रहास चौपाल जीत रहे, कौन जीत रहा है चाचा यहाँ पे? चंद्रहास चौपाल जी जीते। क्यों, एक कारण क्या होगा? एक कारण ये है कि ये इनकी सरकार, झूठा सरकार, बहुत सारी वादा किया था। 15 लाख रुपया गरीब के खाते में। वो सब बात हो गई है। अभी बताइए, वो जो जीत रहे, तेजस्वी आ रहे हैं और चंद्रहास चौपाल जीत रहे हैं, वो एक क्या कारण होगा? वो कारण ये है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का सारी वादा कि 500 रुपया सिलेंडर, राखी बंधन के बाद 1 लाख रुपया हर माता बहनों को, और इतने दिन में जो किए हैं 17 महीना में, 17 3 गुना साल में ये नहीं कर सकता है। 17 महीने की सरकार भारी पड़ने जा रही है। 17 महीने की सरकार भारी पड़ने जा रही है क्या? एकदम भारी पड़ने जा रहा है। भारी 5 साल के अंदर में दिलेश्वर कामत को एक जनता भी नहीं जानता है, किसी के दरवाजे पर नहीं गया है दुख सुख में। अच्छा, एक बार भी नहीं गया? एक बार भी नहीं गया। और ब्लॉक पंचायत स्तर से ब्लॉक स्तर, जिला स्तर से खाली घुसखोरी है, घुसखोरी। चंद्रहास चौपाल जी को जनता क्यों पसंद कर रही है? हर्ष से पसंद कर रहा है। युवा है, युवा है और जाएगा तो ये काम करेगा और लोगों के बीच लोगों का दुख सुख बांटेगा। कैंडिडेट के बारे में क्या कहने हैं? चंद्रहास चौपाल आरजेडी के कैंडिडेट हैं, दूसरी तरफ जो एनडीए प्रत्याशी हैं दिलेश्वर जी, दोनों में क्या कहना है आप? दिलेश्वर कामत जी की जब बात करते हैं आप, वो निर्वर्तमान हमारे सांसद हैं, वो किसी लायक हैं ही नहीं। वो पार्लियामेंट में एक शब्द बोलने का काम नहीं किया। जब भारत के सबसे बड़े पंचायत में आपकी बात वो रखेगा नहीं तो वो प्रतिनिधि बनकर जाएगा ही क्यों? ये नौजवान है, जुझारू है, ये मुखिया से विधायक बने हैं, अब एमपी में लड़ रहे हैं। इस इलाके के लोगों के बात को वो संसद में रखने का काम करेगा और इस इलाके के काम को बेहतर ढंग से करके वो यहाँ के विकास को करेगा और तमाम जनताओं को सुख सुविधा की व्यवस्था कराएगा। यानी आपने बहुत बड़ी बात बताई। आपको जानना पड़ेगा ये बात दर्शकों को कि जो चंद्रहास चौपाल जी हैं वो जमीनी राजनीति से जुड़े हुए हैं, मुखिया से विधायक बने और अब संसदीय लड़ रहे हैं। जी हाँ, यानी जनता के बीच में मौजूदगी है। जनता के नीचे से लेकर के ऊपर तक सारी समस्याओं को समझते हैं और बेहतर ढंग से हमारे पार्लियामेंट में अपनी बात रखेंगे, यहाँ का विकास करेंगे और लोगों की सुख सुविधा की व्यवस्था कराएंगे। निश्चित रूप से हम लोगों को विश्वास है। आपने एक बात कही कि जो लोकतंत्र का जो मंदिर यानी पार्लियामेंट कहा जाता है, वहां पर आपके क्षेत्र की सुपौल की कामत जी ने, दिलेश्वर जी ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई। 5 साल में एक बार भी नहीं खड़े हुए। मैंने उनको व्यक्तिगत भी जानता हूं, ना उठाया, उसका ऑन रिकॉर्ड है। मैं उसको कोसी का समस्या के बारे में मैं कहा, जब रिलीफ की बात मैं कहा उनको, मैं मीटिंग कर रहा था बांध के नीचे, ये जा रहे थे और उनको जब मैं कहा तो वो कहते हैं मुझे कि डीएम साहब को मैं ये बात रिलीफ का कहेंगे, ये हमसे नहीं होगा। तो मैं उनको कहा तो बेकार ना आप लोग प्रतिनिधि बनते हैं जी। मैं कहा था, समझे, लेके जाते सुनवाई नहीं होती। जी नहीं। कोशी की बात करिए, आप कोशी संघर्ष में जुड़े हुए हैं, आपसे क्योंकि कोशी में है ना बाढ़ आ जाता है, जब बरसात होती है उधर पानी वानी छोड़ा जाता है तो जल भराव हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, तो ये सब समस्या आज तक ठीक नहीं हो पाई। कौन जिम्मेदार? यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे जिम्मेदार है, खास करके पार्लियामेंट के मेंबर, जो भी पार्लियामेंट के आप लेकर के उनके पास गए तो नहीं समाधान किया? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको पूछ लीजिएगा, सुशील जी आपके पास बोले थे, समझे ना। ऐसा नहीं है कि मेरा परिचय है कि मैं सुशील यादव हूँ, कोसी की लड़ाई लड़ता हूँ और सब लोग मुझे कोसी के बारे में जानते हैं। सुशील जी की बात आप ना, दिलेश्वर जी आप भी सुन लीजिए, आपसे सवाल करेंगे इस मुद्दे पे। यहाँ पर कैंडिडेट जो हैं, जो चौपाल साहब हैं, जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं चंद्रहास चौपाल, दोनों में तुलना में क्या कहना है? वो रिटायर्ड आदमी हैं और मेंबर पार्लियामेंट बन गए, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं। अच्छा, वो रिटायर थे पहले? रिटायर थे, पार्लियामेंट बन गए, पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट सांसद बन गए तो कुछ किए? जब यहाँ के एमपी बने तो यहाँ के लोगों के दुख दर्द में कभी शामिल नहीं हुए, एक बार भी नहीं? कभी नहीं। और वो कोई मतलब भी नहीं रखा यहाँ से, यहाँ की जनता के बीच आए नहीं,
तो ऐसे में जनता उनको कैसे वोट दे सकती है? बड़ा सवाल, बड़ी बात। यहाँ पे दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। आप इनकी बात से, शमीम साहब की बात से कितना सहमत है कि जो आपके माननीय सांसद जो रह चुके थे पहले, दिलेश्वर जी, जनता के बीच में नहीं रहे? जी बिल्कुल सही बात है। 5 साल वो कभी जनता के बीच में कोई भी समस्या के लिए उनके पास गया, उसको नहीं सुने वो। इसलिए हमारे चंद्रहास चौपाल जी युवा हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर रहेंगे और करीब रहेंगे। विधायक भी रह चुके हैं, मुखिया भी रह चुके, वो हर दुख दर्द को समझेंगे। क्या मानना है, ये जो युवा प्रत्याशी हैं आरजेडी के, आपके उम्मीद पे खरे उतरेंगे? भरोसा तो है, भरोसा है। एक्चुअली ये तो युवा उम्मीदवार है, अभी संविधान बचाने की ज़रूरत है। और आने वाला भविष्य जो है, अगर ये सरकार बन जाता है एनडीए गठबंधन का, तो संविधान ही मिट जाएगा। हमारा जो बारिश है, हमारा जो आने वाला भविष्य है, उसके लिए ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वह संविधान को ही बदल देगा। संविधान की लड़ाई भी है, राष्ट्र लेवल पे संविधान की लड़ाई की बात। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे कैंडिडेट के बारे में? 2 कैंडिडेट हैं, एक चंद्रहास जी और एक दूसरी तरफ सांसद जी। देखिए, एक तो उम्र से थके हारे हुए हमारे निवर्तमान सांसद है, जो 16 वर्ष पहले रिटायर किए, रेलवे सेवा में थे और 16 वर्ष पहले रिटायर हो चुके थे। उसके बाद पिपरासी 1.5 साल के लिए विधायक चुने गए। उसके बाद 2009 में एमपी से चुनाव लड़े, वो हार गए। 14 में हार गए, फिर 19 में वो जीते। तो अब तो वो बूढ़ा हो चले हैं, चलने में भी लड़खड़ाहट है, बोलने में भी लड़खड़ाहट है। तो ऐसे थके हारे हुए व्यक्ति से, जिनका अपना खुद का भला नहीं हो सकता, वो सुपौल लोकसभा के भविष्य का क्या भला कर सकता है? बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपने सुना। मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। एक चीज़ बताइए भाई साहब, कि कोई भी सरकारी नौकरी होता है तो वह 60 से 62 साल के लिए होता है। जब रिटायर हो जाता है तो उसका मतलब है कि वो रिटायर का मतलब, जब सरकारी तंत्र उसको रिटायर कर देता है, तो रिटायर व्यक्ति को अगर हम लोग उसको फिर दोबारा, एक बार तो हो गया और दोबारा भेज दे, तो हम लोगों का क्या होगा? तो उसका नतीजा 5 साल में आप लोगों ने देखा है? बहुत। कोसी के तटबंध के अंदर कभी, क्या किसी भी क्षेत्र में कभी उसका मुंह तक भी कोई जनता नहीं देखा। जनता ने मुंह तक नहीं देखा। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अंत में विधायक साहब, ये सांसद साहब जो दिलेश्वर जी हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि कहीं नहीं दिखे, जनता के बीच में नहीं रहे। कितनी बात जी बात सही है। उनका जो है खुद जो है उसका अलायंस जो है भाजपा जदयू का, उनके कार्यकर्ता से पूछ लीजिएगा कि आपका सांसद जो है कौन है और जो है इस बार जो है कौन चुनाव लड़ रहा है, उसके कार्यकर्ता तक को उसका नाम पता नहीं, उनके क्षेत्र में नहीं गए हैं। और हमारे जो चौपाल साहब है वह जो है ज़मीनी स्तर का नेता, हम लोग जैसे जो है वह भी जो है गरीब परिवार से आए हैं और जो हम लोग का सुख दुख को जानते हैं। यहाँ डेली हम लोग से मुलाकात होती है और जो है हम लोग अपना दुख दर्द हमेशा उनको जो है सुनाते रहेंगे। लेकिन जो है ये जो है दिलेश्वर कामत जी जो है वह जो हमेशा दिल्ली में बैठे रहते हैं। एक भी पार्लियामेंट में जो है सुपौल के लिए एक आवाज़ भी नहीं उठाया। ट्रेन का वादा जो है 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे वह जो है वादा किया थे कि, लेकिन 14 में हार गए, 19 में जो है किया, लेकिन आज तक जो है सुपौल से जो है ट्रेन जो है बड़ी लाइन का जो है न पटना के लिए न दिल्ली के लिए दे पाया है। उनसे ये वादा किया था क्या उन्होंने? 2014 में जब उन नीतीश कुमार जो है अलग लड़ रहे थे, भाजपा से अलग लड़ रहे थे, उसी समय जो है यहाँ गांधी मैदान से उन्होंने जो है नीतीश कुमार के सामने जो है वह वादा किए थे, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो है सुपौल में जो तब बड़ी लाइन नहीं थी, बड़ी लाइन बनाएंगे और दिल्ली के लिए ट्रेन देंगे। और 19 में भी वादा किया, लेकिन जो है बड़ी लाइन तो है मुश्किल से जो है बनी है, काहे तो पूरे देश भर में बन रही है। तो सुपौल से पटना और दिल्ली के नहीं है। ये बड़ी समस्या है। तो आपने मिला जुला करके आपने पूरी प्रतिक्रिया आपने चर्चा में सुन ली। सुपौल में क्या क्या समस्याएं हैं, एक तरफ प्रत्याशी जो दिलेश्वर कामत जी जो सांसद रह चुके, उन्होंने क्या किया नहीं किया वो सब आपने सुना। दूसरी तरफ चंद्रहास चौपाल जी युवा नेता हैं, मुखिया से विधायक और विधायकी से सांसद का सफर लड़ रहे हैं। अंत में एक बात और हम ले लेते हैं। देखिए, वो पहले शिक्षा मित्र थे हमारे चंद्रहास चौपाल भाई, और उन्होंने 2011 में चुनाव लड़ा पंचायत से, चुनाव जीते, फिर 16 में लड़े जीते। तो इनका जो कार्य करने का कार्य कुशलता था, तो ये नहीं गए पटना, इसको बुला के टिकट तेजस्वी जी लालू जी ने इनको देने का काम किया। और सिंहेश्वर की महान जनता इसको जिता के, रमेश ऋषिदेव 2 बार के मंत्री और सांसद विधायक थे, उनको हरा के इसको सदन में भेजने का काम किया। और इनकी कार्यकुशलता, ये सिंहेश्वर में 4 करोड़ का फंड दिलवा के सिंहेश्वर का विकास के लिए 400 करोड़ का
ये सदन में मांग उठाई और इनकी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके सिंहेश्वर के डेवलपमेंट के लिए महादेव बाबा का मंदिर है वह 400 करोड़ रुपया लाने का काम किया। वो फंड रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया। और वो भी मुखिया रहा, मैं भी एक बार मुखिया रहा हूँ, जिला पार्षद भी यहाँ से रहा हूँ, क्षेत्र संख्या 8 से बल्हा पंचायत से मैं मुखिया भी रह चुका हूँ। इसलिए मुझे अनुभव है जो देखिए नीचे से जाता है पंचायती राज से चुना के वो बेहतर काम करने की उसकी सोच और समझ और क्षमता होती है, क्योंकि गरीबों से और व्यक्तिगत फेस पर जीत के जाता है और व्यक्तिगत कामों पर जीत के जाता है, इसीलिए उसकी काम करने की क्षमता अलग होती है, उसके नियत पर कोई उंगली और ठेस नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, बहुत बड़ी बात। और जैसा कि आपने सुना कि 400 करोड़ का फंड वो लेकर के विधायक रहते हुए भी विधायक मौजूदा में है, वो विधानसभा वर्तमान समय में वो सिंहेश्वर विधानसभा के विधायक हैं। है। ये लोकसभा सुपौल के अंदर में ही आता है, इसी का सुपौल लोकसभा के अंतर्गत ही सिंहेश्वर विधानसभा भी आता है। ये भाई साहब ने बताया कि 400 करोड़ का फंड वो पास करवाए, बात सही है? सही है। ठीक है, ये देख लीजिए आप सब ऑन रिकॉर्ड ये बात ये कही जा रही है। अब हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले कुछ चंद बातें जानना जरूरी है कि आपने चर्चा में जब इस तरह की जब एक चौपाल बैठ जाती है और जहां पर युवा और बुजुर्ग और सब मिल करके और अपने जो जीवन का राजनीतिक और सामाजिक अनुभव शेयर करते हैं तो बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं जो आपको अभी तक नहीं पता होंगी। तो दोनों कैंडिडेट के बारे में आपको A to Z जानकारी मिल गई कि किसने कितना काम किया और कौन कितना क्षमतावान है, ऊर्जावान है, क्या रखता है। चाहे हम चंद्रहास चौपाल जी की बात कर ले, युवा हैं, मुखिया से विधायक और विधायकी सब सांसदी की तरफ हैं वो। और दूसरी तरफ आपने सुना कि जो दिलेश्वर जी हैं, ये आरोप है कि पिछले 5 साल से वो जनता के बीच में नहीं रहे, नदारद रहे। जो चुनाव में वादा किया था 19 में 14 में हार गए थे, 19 में जीते थे कि बड़ी लाइन की रेल पटना और दिल्ली तक पहुंचा देंगे, ये सब इन्होंने आरोप लगाए हैं। ये सवाल हम उनसे भी करेंगे कि आप आखिर जब आप रिटायर हो गए और आप राजनीति में आ गए तो फिर जो आपने चुनाव में वादे किए थे वो आपने कितना पूरा किया या नहीं किया। इधर विपक्ष ने आरोप लगाए हैं और ये सवाल और ये जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। अब देखना ये है कि सुपौल में कौन जीतता है, चंद्रहास चौपाल आरजेडी के युवा ऊर्जावान प्रत्याशी और दूसरी तरफ दिलेश्वर कामत जी। और जनता से जब हम आ रहे थे तो वो रिव्यू हमने बातचीत की सुपौल लोकसभा के बारे में, तो आपने वो हम आपको दिखाएंगे, वो देख लीजिएगा कि किस तरह से युवा और बुजुर्ग लोगों ने, सभी लोगों ने, सुपौल के निवासी थे वो लोकसभा के, उन्होंने बताया कि दिलेश्वर कामत जी मोदी के नाम पे जीतने जा रहे हैं अगर वो जीते तो, और अगर चंद्रहास चौपाल जीतेंगे तो वो अपने विकास के दम पे अपने युवा छवि और ऊर्जावान और सबके साथ मिलने के वजह से, सबके साथ सबके मौके पे खड़े हो जाने की वजह से वो जीतेंगे। डिमांड किसकी है, वो युवाओं की बात, युवाओं ने कहा कि डिमांड जो है वो चंद्रहास चौपाल की है और इधर जो दिलेश्वर जी हैं अगर वो जीते तो वो मोदी के नाम पे जीतेंगे। ये सब जनता की राय है और आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरे के पीछे तबरेज आलम है और मैं आपको ये बातचीत आज़ाद कबीर सुपौल से लोकसभा सीट से आपको ये सुनवा रहे थे। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ। 40 की 40 सीटों की पूरी कवरेज लोकसभा की, महालोकसभा की, 18वीं लोकसभा की न्यू इंडिया न्यूज़ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुपौल से आज़ाद कबीर की रिपोर्ट, वीडियो जर्नलिस्ट तबरेज आलम के साथ।